नमस्कार साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम समझ रहे हैं 10वीं कक्षा के भूगोल विषय का अध्याय 3 जिसका नाम है जल संसाधन। इस अध्याय के 3 भाग हम देख चुके हैं। आज के सेशन में हमें चौथे भाग को समझना है। तो अभी तक हमने 3 भागों में क्या क्या समझा है। सबसे पहले हमने समझा कि जल संसाधन धरातल पर कितने हैं, उसमें अलवणीय जल की मात्रा बहुत कम है और इन अलवणीय जल पर बढ़ती जनसंख्या और लापरवाही की वजह से दबाव बढ़ता जा रहा है और हमें जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से हमें जल का संरक्षण करने की जरूरत है, जल को अच्छे से प्रबंधन करने की जरूरत है। दूसरे भाग में हमने समझा कि ये बांध क्या होते हैं, बांधों का विकास किस तरह से होता है और बांध बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, इसीलिए इन्हें बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं भी कहा जाता है। तीसरे भाग में हमने समझा कि इन बड़े बांधों की वजह से बहुत सारे पर्यावरणीय और सामाजिक समस्याओं का भी हमें सामना करना पड़ता है। आज के इस चौथे भाग में हम समझने वाले हैं कि वर्षा जल संग्रहण क्या होता है और अलग अलग क्षेत्रों में वर्षा के जल को कैसे इकट्ठा किया जाता है। तो आज के भाग में जो भी हम पढ़ेंगे उससे अपनी कॉम्पिटेंसी क्या विकसित होने वाली है, हम समझ पाएंगे कि वर्षा जल को इकट्ठा करना क्यों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं और समझते हैं वर्षा जल संग्रहण को। हमने समझा था कि बड़े बड़े बांधों के बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनसे हमें बहुत सारी समस्याएं भी झेलनी पड़ती है, चाहे वो पर्यावरणीय रूप से हो चाहे वो सामाजिक रूप से हो। तो इसीलिए जल को संग्रहण करने का, जल को संरक्षण करने का हमें एक और तरीका चाहिए और उस तरीके में सबसे ऊपर नाम आता है वर्षा जल संग्रहण का, मतलब बारिश के पानी को इकट्ठा करने का। तो वर्षा जल संग्रहण एक अच्छा विकल्प हो सकता है पानी को इकट्ठा करने का, पानी को संरक्षण करने का। तो हमने समझा कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद असर और उन पे उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र एक अच्छा विकल्प हो सकता है, चाहे वो सामाजिक रूप से कहें, चाहे वो आर्थिक रूप से कहें, चाहे वो पारिस्थितिकी या पर्यावरण रूप से कहे। तो वर्षा जल संग्रहण बहुत ज्यादा लाभप्रद हो सकता है। अब आने वाली स्लाइड में इसको हम समझने वाले हैं। हम प्राचीन समय से ही, भारत में प्राचीन समय से ही हम पानी को संग्रहण करने का तंत्र बनाते आए हैं, पानी को संरक्षित करते आए हैं और ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से तंत्र बनाए जाते थे। तो प्राचीन भारत में जल संग्रहण प्रणाली की परंपरा रही है। लोगों को वर्षा की पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में बहुत गहरा ज्ञान था। लोगों को मिट्टी के गुणों के बारे में और बारिश कब आएगी कब नहीं आएगी कितनी आएगी इस पद्धति के बारे में एक आधारभूत ज्ञान था और उसी के हिसाब से वो वर्षा के जल को इकट्ठा किया करते थे। इसके अलावा अलग अलग स्रोतों से मिलने वाले पानी को भी इकट्ठा किया करते थे, जैसे कि भूमि से मिलने वाले जल को, नदी के जल को, बाढ़ के जल को, अलग अलग स्रोतों से मिलने वाले पानी को इकट्ठा किया जाता था और यह परंपरा प्राचीन भारत से ही चली आ रही है। लोग अपने स्थानीय पारिस्थितिकीय परिस्थितियों और जल आवश्यकता के अनुसार अलग अलग प्रकार के तरीके विकसित करते थे, जिनके माध्यम से जल को इकट्ठा किया जाता था, जल का संरक्षण किया जाता था। तो स्थानीय परिस्थिति के अनुसार, वर्षा की मात्रा के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में पानी को इकट्ठा करने के, पानी को संरक्षित करने के अलग अलग तरीके विकसित किए गए थे। उदाहरण के तौर पर हम चलते हैं पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में और मुख्य रूप से हिमालय का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां की बात करते हैं। तो वहां पर नदी की धारा की दिशा को मोड़कर कुछ जलवाहिका बनाई जाती थी और जिनके माध्यम से जो पानी प्राप्त किया जाता था उसको मुख्य रूप से खेतों में सिंचाई के तौर पर उपयोग किया जाता था। तो मुख्य रूप से पश्चिमी हिमालय में लोगों ने खेतों में सिंचाई के लिए नदी की धारा का रास्ता बदलकर वाहिका बनाई थी और इन वाहिकाओं को बोला जाता है गुल या फिर कुल। तो पूछा जाए गुल या कुल क्या है, तो गुल या कुल
पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में नदी की धारा का रास्ता बदलकर बनाई गई वाहिका है और इनसे मिलने वाले पानी का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता था खेतों में सिंचाई के रूप में। दूसरा उदाहरण समझते हैं पश्चिम बंगाल के बाढ़ के मैदानों का। पश्चिम बंगाल राज्य में जिन क्षेत्रों में बाढ़ ज्यादा आती थी, उस बाढ़ के पानी को भी वाहिका बनाकर एक दिशा दी जाती थी और इस पानी का मुख्य रूप से उपयोग खेतों में सिंचाई के लिए किया जाता था। तो लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिका बनाते थे। तो बाढ़ के जल को अपने खेतों तक लाने के लिए सही तरीके से वाहिका बनाई जाती थी पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में। इसी प्रकार जो सूखे और अर्ध शुष्क क्षेत्र थे, वहां पर भी खड्डे खोद खोद कर जमीन में पानी को इकट्ठा किया जाता था ताकि मृदा में नमी पहुंच सके, मृदा सिंचाई हो सके और खेतों में अलग अलग कामों में इस पानी का उपयोग किया जा सकता था। इनके अलग अलग नाम अलग अलग क्षेत्रों में हुआ करते थे। तो खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मिट्टी को सिंचित किया जा सके और बचे हुए पानी को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। उदाहरण के तौर पर जैसलमेर एक शुष्क क्षेत्र है, यहां पर इस प्रकार की संरचनाओं को खादीन कहा जाता था और राजस्थान के बाकी क्षेत्रों में इस प्रकार की संरचनाओं को जोहड़ कहा जाता था। तो यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में अपनी आवश्यकता के अनुसार, पारिस्थितिकीय परिस्थिति के अनुसार अलग अलग प्रकार की हमें संरचनाएं देखने को मिलती है। पहाड़ी क्षेत्र में अलग प्रकार की, बाढ़ के मैदान में अलग प्रकार की, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अलग प्रकार की। एक ऐसा ही स्पेशल उदाहरण हम देखते हैं मुख्य रूप से शुष्क क्षेत्रों के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। मुख्य रूप से राजस्थान का जो बीकानेर वाला क्षेत्र है, बाड़मेर वाला क्षेत्र है, फलोदी वाला क्षेत्र है, वहां पर भूमिगत टैंक बनाए जाते थे। एक पक्का स्ट्रक्चर था, पक्की संरचना थी जो कि जमीन के अंदर बनाई जाती थी, जिसे टाका कहा जाता है। यह टाका जो है वो छत या आंगन से जुड़े हुए होते हैं पाइप के माध्यम से। तो छतों पर जो पानी गिरता है, आंगन में जो पानी गिरता है, वो इन पाइपों के माध्यम से इन टाकों में इकट्ठा हो जाता है और ये टाके इतने बड़े होते हैं कि इसमें जो पानी एकत्रित होता है वो अगली वर्षा ऋतु तक चलता है और मुख्य रूप से गर्मी में ये काम आता है। इन टाकों की खास बात यह भी है कि इन टाकों के पास में भूमिगत कमरे बनाए जाते थे जो कि गर्मियों में विशेष तौर पर ठंडे रहते थे। तो राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में इस प्रकार की संरचना के माध्यम से भी पानी को इकट्ठा किया जाता था और मुख्य रूप से वर्षा के जल को इकट्ठा किया जाता था। तो टाका क्या है? सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न हिस्सा है। छत पर बारिश के पानी को इकट्ठा करने के तंत्र का एक हिस्सा है ये टाका, जिसमें छतों पर या आंगन पर पड़ने वाले बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता था पाइपों के माध्यम से। तो ये एक भूमिगत टैंक होते हैं, इसमें पीने का पानी संग्रहित किया जाता है और मुख्य रूप से राजस्थान के जो अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र है, जैसे कि बीकानेर हो गया, बाड़मेर हो गया, फलोदी वाला क्षेत्र हो गया, यहां पर इस प्रकार के टाके हम आज भी देख सकते हैं। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। मतलब ये जो टाके होते थे एक बड़े आकार के होते थे जिसमें इतना पानी इकट्ठा हो सकता है कि वो अगली वर्षा ऋतु तक चल सके और मुख्य रूप से बीच में आने वाली गर्मी की ऋतु के लिए ये पानी उपयोग में लाया जाता था। तो मुख्य घर या आंगन में इसे बनाया जाता था और लगभग हर घर में इस प्रकार की संरचना हमें देखने को मिल सकती थी। घरों की जो ढलवा छतें हैं उनसे पाइप इन टांकों से जुड़े होते थे और ढलवा छतों पर जैसे ही पानी गिरता था, ये ढलान के माध्यम से फिर पाइपों से गुजरते हुए इन टांकों में इकट्ठा होता था बड़ी मात्रा में। तो छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर, इन पाइप से होकर भूमिगत टांका तक पहुंचता था जहां पर इसे इकट्ठा किया जाता था। वर्षा का जो पहला जल था, पहली बारिश जो होती थी, मुख्य रूप से उसका उपयोग छत को साफ करने के लिए, पाइप को साफ करने के लिए किया जाता था और उसके बाद होने वाली बारिश को फिर टांके में इकट्ठा किया जाता था। यानी कि पहली बारिश का उपयोग टांके में एकत्रित करने के लिए नहीं किया जाता था, उसका उपयोग तो मुख्य रूप से छतों और पाइपों को धोने के लिए, साफ करने के लिए किया जाता था। टांका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है।
टाका इतना बड़ा होता था कि उसमें अगले वर्षा ऋतु तक इतना पानी आ जाता था और ये इसे पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला जल स्रोत बनाता है। तो मुख्य रूप से इस पानी का उपयोग बड़ी मात्रा में पीने के लिए किया जाता था और विशेषकर जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु में। तो गर्मियों में जब इन क्षेत्रों में पानी की कमी हो जाती थी तो इस टाके में जो पानी इकट्ठा किया जाता था उसका उपयोग किया जाता था। तो कुछ घरों में तो टाकों के साथ साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये कमरे जो है वो ठंडे रह पाते हैं और मुख्य रूप से गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी से राहत मिलती है। तो ये टाके जो है वो इन शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में एक तो गर्मी से थोड़ा निजात पाने का और बड़े तौर पर पीने के पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए एक इंपॉर्टेंट संरचना है। तो पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की ये रीति कम होती जा रही है। तो ये जो टाके की रीति है पश्चिमी राजस्थान में, राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में इस प्रकार टाकों के माध्यम से वर्षा जल को इकट्ठा करने की ये रीति धीरे धीरे कम होती जा रही है और इसका मुख्य कारण है इंदिरा गांधी नहर की वजह से जल की उपलब्धता बड़ी मात्रा में सुनिश्चित हो जाना। भारत की सबसे बड़ी नहर है, मुख्य रूप से राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र को पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करती है और चूंकि इस नहर के आ जाने से पश्चिमी क्षेत्र में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो पा रही है तो लोग धीरे धीरे ये जो वर्षा जल को इकट्ठा करने की ये परंपरागत रीति है जिसे हम टाका कहते हैं उसको धीरे धीरे भुलाते जा रहे हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों में कुछ घरों में आज भी ये टाके की प्रणाली है, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर से जो पीने का पानी नलों के माध्यम से आता है लोगों को इसका टेस्ट, इसका स्वाद पसंद नहीं है। तो इस वजह से इन क्षेत्रों में कुछ घरों में ये टाका नामक परंपरागत वर्षा जल को इकट्ठा करने की प्रणाली आज भी जिंदा है। तो कुछ घरों में टाकों की सुविधा अभी भी है। इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी हम बड़े तौर पर कहें तो ये रीति, ये परंपरागत रीति जो है वो इस क्षेत्र में धीरे धीरे कम होती जा रही है। एक याद करने योग्य चीज जो आपको याद करनी है वो है पालर पानी। पालर पानी क्या होता है? वर्षा के जल को ही, बारिश के जल को ही पालर पानी कहा जाता है और प्राकृतिक रूप से हमें जो भी पानी प्राप्त होता है उसका सबसे शुद्धतम रूप जो है वो पालर पानी या वर्षा जल ही समझा जाता है। तो पूछा जाए कि पालर पानी क्या है तो वर्षा जल को ही पालर पानी कहा जाता है। पूछा जाए कि प्राकृतिक रूप से शुद्धतम पानी का रूप कौन सा है तो बारिश से मिलने वाला यानी कि पालर पानी ही है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं छत वर्षा जल संग्रहण क्या होता है डिटेल में। छत वर्षा जल संग्रहण मतलब कि बारिश के पानी को छतों पर इकट्ठा करना, फिर इनको पाइप के माध्यम से जमीन के अंदर डाल देना या कुछ और स्ट्रक्चर बनाकर, कुछ और संरचना बनाकर उसमें इकट्ठा करना ताकि हम पानी का संग्रहण कर सके, पानी का संरक्षण कर सके। तो छत वर्षा जल संग्रहण क्या है? छत वर्षा जल संग्रहण जल संरक्षण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक तकनीक है, एक तकनीक है जिसके माध्यम से हम छतों पर आए बारिश के पानी को इकट्ठा कर सकते हैं। इस तकनीक में घरों या इमारतों की छत पर गिरने वाले वर्षा जल को पाइप की मदद से भंडारण किया जाता है या फिर भूमिगत टैंकों में इकट्ठा किया जाता है। तो या तो छत पर ही इकट्ठा कर लो या फिर पाइप के माध्यम से नीचे कोई संरचना बनाकर वहां पर इकट्ठा कर लो या फिर इसको जमीन के अंदर डाल दो। जमीन के अंदर डालने से क्या फायदा होता है कि जो भौम जल स्तर है, जमीन के नीचे का जो पानी है उसका स्तर धीरे धीरे बढ़ता है, यानी कि पानी की बड़ी मात्रा हम उपलब्ध करा सकते हैं। तो इससे हमें भूजल स्तर को रिचार्ज करने में भी मदद मिलती है। भौम जल जो है वो धीरे धीरे उसका स्तर बढ़ता है इस वर्षा जल संग्रहण तकनीक के माध्यम से। तो भौम जल स्तर कैसे बढ़ता है? भाई ये घर है, घर के छत के ऊपर वर्षा का जल इकट्ठा हुआ है, फिर पाइप के माध्यम से इसे हम जमीन के अंदर छोड़ दे रहे हैं और जो हैंडपंप होता है जो कि जमीन के अंदर के पानी को धरातल पर लेके आता है, अब ये आसानी से पानी धरातल पर ला पाएगा। क्यों? क्योंकि वर्षा जल के माध्यम से भौम जल स्तर धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। ऐसे ही अपने जो पुराने कुएं हैं जहां पर पानी की मात्रा एकदम कम हो गई है उसमें भी हम
वर्षा जल संग्रहण के माध्यम से जल स्तर को बढ़ा सकते हैं। दूसरे चित्र में आप ये देख सकते हो, ये कुआं, पुराना पड़ा कुआं जिसमें पानी की मात्रा खत्म हो गई थी या एकदम कम हो गई थी, तो वर्षा जल को इकट्ठा करके पाइप के माध्यम से जमीन में इसे छोड़ दिया जाए, जिससे कुओं के पानी का स्तर हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो वर्षा जल संग्रहण की ये टेक्निक जो है, ये तकनीक जो है, वो बहुत ज्यादा लाभप्रद है। पानी के संरक्षण की बात की जाए या फिर भौम जल के स्तर को बढ़ाने की बात की जाए। देखते हैं कुछ भारत के क्षेत्रों के कि वहां पर कैसे वर्षा के जल को एकत्रित करने की अलग अलग तकनीकें विकसित हुई है। सबसे पहले हम चलते हैं उत्तर पूर्वी भारत के मेघालय राज्य की राजधानी शिलोंग में। तो शिलोंग से करीब करीब 50 किलोमीटर दूर ही विश्व की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह है। आपने नाम सुना होगा चेरापूंजी मौसिनराम, जहां पर विश्व की सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो ये जो जगह है वो शिलोंग के आसपास ही है, लेकिन फिर भी शिलोंग क्षेत्र में, शिलोंग शहर में हमें पानी की कमी देखने को मिलती है, क्योंकि बारिश का अधिकतर पानी ऐसे ही बहकर चला जाता है। तो इस समस्या से निपटान करने के लिए इस क्षेत्रों में लोग धीरे धीरे वर्षा जल को छत पर इकट्ठा कर रहे हैं, यानी कि छत पर वर्षा जल संग्रहण की तकनीक का यहां पर विकास हो रहा है। और इस शहर की लगभग 15 से 25% पानी की आवश्यकता की पूर्ति इसी वर्षा जल संग्रहण के माध्यम से हो रही है। तो चूंकि यहां पर अधिकतर पानी ऐसे ही वेस्ट हो जाता था, जिससे यहां पर पानी की कमी, इतनी ज्यादा बारिश होते हुए भी पानी की कमी हमें देखने को मिल रही थी, इसलिए यहां पर लोग अब धीरे धीरे छत पर वर्षा जल को इकट्ठा कर रहे हैं। और इसकी वजह से इस शहर की जो घरेलू जल आवश्यकता है उसकी लगभग 15 से 25% हिस्सा अब इस वर्षा जल से ही पूरा हो रहा है। एक और उदाहरण देखते हैं। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा कर्नाटक राज्य के मैसूर जिले के एक दूरस्थ गांव गंडाथुर में। तो यहां पर ग्रामीणों ने अपने छत पर वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किए हैं, बहुत ज्यादा तकनीकें विकसित की है, और इस वजह से इस गांव को वर्षा जल संपन्न गांव, इसकी भी ख्याति मिली हुई है कि ये वर्षा जल के मामले में भरपूर है। संपूर्ण रूप से यहां पर वर्षा के जल को इकट्ठा किया जाता है। तो कर्नाटक के मैसूर जिले में एक सुदूर गांव है जिसका नाम है गंडाथुर। यहां पर ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति के लिए छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है, और इसी की वजह से इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति भी अर्जित की है। ऐसे ही एक राज्य की बात करते हैं, तमिलनाडु। तमिलनाडु दक्षिण भारत में सबसे दक्षिण में स्थित राज्यों में से एक है, और यहां पर हर घर की छत पर वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए ढांचे बनाना अनिवार्य है। और यदि कोई व्यक्ति इस नियम को नहीं मानता है तो कानूनी रूप से उस पर कार्रवाई भी की जा सकती है। तो एक तरीके से इस राज्य में हर घर की छत पर वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए ढांचा बनाना अनिवार्य है, आवश्यक है। तो तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है, और इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। तो कोई व्यक्ति अपने घर की छत पर वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए ढांचा नहीं बनाता है तो उस पर कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। तो इन अलग अलग क्षेत्रों में वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए छतों पर अलग अलग प्रकार के ढांचे बनाए जा रहे हैं बड़े स्तर पर। एक ऐसा ही एग्जाम्पल देखते हैं जल को संरक्षित तरीके से, संग्रहित तरीके से उपयोग करने का, जिसे बोला जाता है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। सिंचाई मतलब कृत्रिम रूप से फसलों को पानी देना, ड्रिप का मतलब टपक टपक, और बांस का मतलब, बांस एक लकड़ी का ऐसा पेड़ सा होता है जो एक खोखला सा होता है, और इन बांस का उपयोग करके ड्रिप सिंचाई की जाती है, और मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी भारत के मेघालय राज्य में। तो बांस के पाइप का उपयोग करके नदी और
झरने के पानी को निकालने की ये 200 साल पुरानी प्रणाली है और मुख्य रूप से ये प्रणाली मेघालय में प्रचलित है। मेघालय अभी हमने देखा उत्तर पूर्व भारत का एक इंपॉर्टेंट राज्य है। तो यहां पर इस बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के माध्यम से पानी को संरक्षित किया जाता है, सही तरीके से सोच समझकर उपयोग किया जाता है। तो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली भी एक इंपॉर्टेंट प्रणाली है पानी को बचाने की दिशा में। तो आज के भाग में जो भी चीजें हमने समझी है उससे अपना लर्निंग आउटकम क्या आता है, हमने देखा कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जल को बचाने की, जल को संरक्षित करने की अलग अलग प्रणाली कौन सी है, और साथ ही हमने ये भी समझा कि वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए छत पर अलग अलग प्रकार के ढांचे बनाए जा रहे हैं और मुख्य रूप से अलग अलग राज्यों में भारत के। और लास्ट में हमने देखा बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो कि मुख्य रूप से मेघालय में प्रचलित है। तो आज के भाग में जो भी चीजें हमने समझी है उसको हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से टेस्ट कर लेते हैं, मूल्यांकन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति में कमी आई है, इसका मुख्य कारण क्या है? पूछा जा रहा है कि पश्चिमी राजस्थान में छत पर वर्षा के जल को इकट्ठा करने की जो रीति चली आ रही थी उसमें धीरे धीरे हमें कमी देखने को मिलती है, उसका मुख्य कारण क्या है? चार ऑप्शन है, अ अत्यधिक वर्षा, या ब नहरी पानी की उपलब्धता, या स सरकारी प्रतिबंध, या द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमने देखा था कि पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से इंदिरा गांधी नहर के पानी आ जाने की वजह से लोग धीरे धीरे अपनी छतों पर वर्षा जल को इकट्ठा करने की रीति को भूलते जा रहे हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है? नहरी पानी की उपलब्धता। दूसरा प्रश्न है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है इन चारों क्षेत्रों में से मुख्य रूप से कहां पर? अ मणिपुर में, ब मेघालय में, स मिजोरम में, और द मध्य प्रदेश में। तो अभी हमने देखा कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी भारत के एक राज्य मेघालय में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ब अपना सही जवाब हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान भारत का एक ऐसा राज्य है जिसमें राज्य के सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संग्रहण ढांचा बनाना अनिवार्य है। प्रश्न पूछ रहा है कि वो राज्य कौन सा है भारत का जहां पर राज्य के सभी घरों के छत पर वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए ढांचा बनाना अनिवार्य है। अ कर्नाटक में, ब तमिलनाडु में, स महाराष्ट्र में, या द आंध्र प्रदेश में। तो हमने अभी देखा दक्षिण भारत के सबसे दक्षिण राज्यों में से एक तमिलनाडु राज्य एक ऐसा राज्य है जहां पर हर घर की छत पर वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए ढांचा बनाना अनिवार्य है और इस संदर्भ में कुछ कानूनी कार्यवाही भी सुनिश्चित की गई है यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है। तो कौन सा राज्य है वो? ऑप्शन नंबर ब तमिलनाडु। तो इन प्रश्नों के माध्यम से आज के भाग में जो भी चीजें हमने समझी उसको टेस्ट भी कर लिया है। आशा है आज की क्लास में जो भी हमने पढ़ा है आपको समझ में आया होगा। आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।